तो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जोग्राफिकल फीचर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो मित्रों, हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक संरचनाओं और इन सब की बात कर रहे हैं। इसमें लेक रीजन और ग्रेट लेक्स पर कल हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा की है। तो वी पीपल हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द लेक रीजन एंड पर्टिकुलरली द ग्रेट लेक्स, द 5 लेक्स लार्जर इन द shape and they are playing the very prominent role in the socio-economic development of the North America। तो उत्तरी अमेरिका के सामाजिक आर्थिक विकास में ये अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इसीलिए इन्हें महान झीलें भी कहते हैं। इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोगों ने जो नॉर्थ अमेरिका में फिजियोग्राफिक रीजन्स की बात की थी, फिजियोग्राफिक रीजन्स यानी कि उत्तरी अमेरिका के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो भू आकृतिक प्रदेशों में जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहला डिस्कस किया था कैनेडियन सील्ड, और कैनेडियन सील्ड के दक्षिण में ही हम लोगों ने लेक रीजन पढ़ लिया। आज हम जो दूसरा रीजन, फिजियोग्राफिक रीजन डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका में, इट इज द ग्रेट प्लेन, बृहत मैदान। अब हम लोग एक लेआउट बना लेते हैं नॉर्थ अमेरिका का। तो ये तो हम लोगों ने कैनेडियन सील्ड को डिस्कस कर लिया, और कैनेडियन सील्ड पर हमें यहाँ ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, यूरन, इरी, ऑन्टेरियो, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ अगर हम लोग जाते हैं तो ये पूरा माउंटेन रेंजेस का इलाका है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं जिन्हें हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। और इधर चलते हैं तो ये जब वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा है, तो अपोजिट साइड में जो पहाड़ियां हैं उनकी जो कतार है, तो इसे हम ईस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो एरिया बचा, दिस इज द जीपी मीन्स ग्रेट प्लेन। अब हम लोग अपनी एटलस पर आ जाएं और वहां आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए वी कैन फाइंड दिस इज व्हाट ग्रेट प्लेन, दिस इज द सेंट्रल प्लेन एंड इन बिटवीन दीज टू प्लेन देयर इज द ओजार्क प्लेट्यू। ये चीजें बहुत स्पष्ट हैं, आप लोग अपने अपने एटलस पर इन सबको देख लें। सेंट्रल प्लेन, ओजार्क प्लेट्यू, एंड दिस इज द ग्रेट प्लेन। नाउ कम टू द नोट शीट। अब हम लोग नोट शीट पर आ जाते हैं। हेडिंग हमारी हो गई उत्तर अमेरिका का बृहत मैदान, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इसकी लोकेशन बतानी होगी, तो लोकेशन में हमें बताना पड़ेगा जस्ट ईस्टवर्ड टू द रॉकी माउंटेन रेंज। लिख ले, यह है
रॉकी पर्वत श्रेणी के ठीक पूर्व की ओर स्थित है। द प्लेन is located just eastward to the Rocky Range this one। अब बात आती है कि अगर रॉकी ये पहाड़ियां हैं, ऐसे अगर हम मान लें दीज आर द रॉकी फोल्डेड माउंटेन्स, इस रॉकी फोल्डेड माउंटेन साइड से रिवर डिसेंड करेंगे, उतरेंगे, तो इन नदियों के द्वारा यहाँ पर बड़ी मात्रा में सेडिमेंटेशन किया गया है। सेडिमेंटेशन, यही जो रिवर्स हैं पर्वत श्रेणियों से आई और उन्होंने इस मैदान का निर्माण किया सेडिमेंट डिपॉजिट करके। तो अगर हम इधर देखें तो ये तो साहब माउंटेन है, पर्वत है, और ये प्लेन है, और अर्थात ये किसी पर्वत के पैर पर स्थित है। और जब पर्वत के पैर पर कोई चीज रखी हो तो पैर को तो पैडी कहा जाता है, पीईडी, पेडिस्टल या पैडी है, क्या मैदान है। इट इज वेरी सिमिलर टू द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर पैडी प्लेन। तो यह एक गिरपदीय मैदान जैसा हमें दिखाई देता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही बना, यह एक गिरपदीय मैदान है। इट इज अ पैडी प्लेन, क्योंकि ये रॉकी के पैर पर है। ये रॉकी माउंटेन है और ये रॉकी माउंटेन का निचला हिस्सा यानी फुट है, और फुट को ही पैडी कहा जाता है, PEDI, पैड, PEDE, पेडी। तो इस तरीके से इट इज अ पैडी प्लेन। तो नदियों ने इसे जमा किया होगा, साथ में जो रॉकी से विंड्स आती हैं, हवाएं आती हैं, तो हवाएं भी अपने साथ महीन कणों को लेकर आती है। तो हमें इस मैदान की बनावट में दो प्रकार के कण मिलते हैं, एक वो जो जलने ढोए हैं यानी यलोड, और एक वो जिसे वायु ने ढोया है अर्थात बातोड। यह मैदान जलोड, जल के द्वारा ढोए गए, तथा बातोड कणों के जमाव के कारण बना है। The plane is formed
the Great Plain is formed due to deposition of alluvial and एओलियन, जो एयर ढोके लाए वो एओलियन पार्टिकल्स ऑब्लिक सेडिमेंट। तो इन सेडिमेंट्स या पार्टिकल्स के जमाव से बना है। किस किस तरह के यहाँ पर सेडिमेंट्स या पार्टिकल्स हैं? जल के द्वारा ढोए गए यानी एल्यूवियल, और हवा ने ढोए, पवन के द्वारा ढोए गए तो ये तो वात यानी पवन को कहते हैं तो वातोड, जल नदी को कहते हैं तो जलोड। ये दो प्रकार के हो गए कण। अब बात आती है कि इस मैदान को हम लोग अपने मैप पर फिर देखें तो ढाल जो होगा वो पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। इसलिए इस मैदान पर हमें कई नदियां बहती हुई दिखाई देती हैं। सास्केचुआन ये सब जाके विनीपेग लेक में गिर गए। तो इस ग्रेट प्लेन का वह भाग जो कि कनाडा के अंतर्गत है, वहां के ड्रेनेज जो हैं वो सागर से नहीं मिल पाते और वो पानी ड्रेनेज मतलब जल की धाराएं वहीं किसी झील में गिर जाती है। तो इस ग्रेट प्लेन का जो उत्तरी भाग है वो कनाडा में है और वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक तरीके से कैसा है, सेंट्रिपिटल है या इनलैंड टाइप का है, अंतः स्थलीय है। लिख लें द नॉर्दर्न पार्ट इस मैदान का बृहत मैदान का उत्तरी भाग कनाडा के अंतर्गत आता है। तथा दक्षिणी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। The northern part of the Great Plain lies in Canada, while southern part is in USA। तो इस ग्रेट प्लेन को कौन सी रेखा है जो कनाडा और यूएस के बीच बांटती है? तो ये 49 डिग्री पैरेलल है, 49 डिग्री समानांतर रेखा जो रॉकी को कनाडा और यूएस में बांटती है, तो ग्रेट प्लेन को भी कनाडा और यूएस में बांटती है। इसे लिख सकते हैं, यह है 49 डिग्री समानांतर रेखा द्वारा कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में
बटा हुआ है। It is the 49-degree parallel divide this great plane into कनाडा एंड यूएसए। हम लोग अब मैप पर फिर पहुंचते हैं और इस लाइन को देख लेते हैं, या पॉलिटिकल मैप पर देख लें तो और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो जब हम पॉलिटिकल मैप पर पहुंचे तो पॉलिटिकल मैप पर अगर हम यहाँ ये कह दें कि ये रॉकी रेंज है, कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये रॉकी है, तो रॉकी के यहाँ किनारे किनारे ये ग्रेट प्लेन फैला हुआ है। तो ग्रेट प्लेन का ये जो भाग है उत्तरी, ये कनाडा में है, और ये जो भाग दक्षिणी वो यूएसए में है। और इनके बीच जो लाइन ऑफ डिवीजन है रॉकी और ग्रेट प्लेन को बांटने वाली लाइन, यही रेड लाइन जो हमने शो की है, यही है 49 डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री पैरेलल। क्लियर? ये सब क्या है? रॉकी। तो ये जीपी ग्रेट प्लेन कहाँ? यूएस में। जीपी कहाँ? कनाडा में। तो ग्रेट प्लेन इज डिवाइडेड इन द बोथ कनाडा एंड यूएस बाय द 49 डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री अक्षांश के द्वारा बृहत मैदान कनाडा और यूएस में बटा हुआ है। लेकिन कनाडा में अगर हम यहाँ जाते हैं तो हम लोग पाएंगे कि ये यहाँ जो रिवर्स हैं ये सब किसी ना किसी सादा जल के गड्ढे में जाकर यहाँ गिरते रहते हैं। यानी इनकी सीधी पहुंच डायरेक्ट सागर या महासागर तक नहीं है। तो अब ये किसी झील वगैरह में गिर जाते हैं। तो ग्रेट प्लेन के उत्तरी भाग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ विनिपेग झील है, मैनिटोबा लेक हैं। तो विनिपेग और मैनिटोबा लेक्स यहाँ पर उपस्थित हैं। अब जरा फिजिकल मैप पर देख लें, ये रहा, ये ग्रेट प्लेन है कनाडा का, ये रही मैनिटोबा, और ये तो इसके बदौलत यहाँ पर जो अपवाह, नदी को अपवाह भी कहते हैं, ड्रेनेज भी कहते हैं, तो एक अलग तरीके का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ डेवलप हो जाता है कि चारों ओर से रेखाओं के रूप में नदियां, ये देखो इधर दक्षिण से रिवर आके झील में गिर रही है, ये इधर पूर्व से आके गिर रही हैं। तो चारों दिशाओं से ये नदियां इन झीलों तक पहुंचती हैं, और ये यहाँ पहाड़ से उतर कर आई रिवर। तो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग रेडियल ना कह के इसे सेंट्रिपिटल पैटर्न कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रिपिटल पैटर्न कहते हैं। लिख लें। बृहत मैदान के उत्तरी भाग में उत्तरी भाग कहां पर है? ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? कनाडा में विनिपेग, मैनिटोबा, जैसी झीलें स्थित हैं। विनिपेग,
मैनिटोबा, like lakes are present in the northern part of the plain. किस कंट्री में होगा ये? कनाडा। तो अब मैदान में एक और क्या है? गड्ढे हैं जिनमें सादा जल भरा हुआ है, जिन्हें हम सादे पानी की झील विनिपेग कहते हैं, और इसी झील के दक्षिणी किनारे पर विनिपेग शहर भी है, विनिपेग सिटी भी उपस्थित है। और इन झीलों को तो ये मान लो मैदान हो गया, सपोज दैट ये मैदान का हमने एक प्रोफाइल जैसा स्ट्रक्चर दिखाया। और इसके इस भाग में यहां पर ये विनिपेग झील हो गई, और इस विनिपेग झील में ये वाटर है। तो जो सोर्स ऑफ वाटर क्या है? वो बहुत सारी नदियां हैं। तो ये जलधाराएं इस झील में आकर गिर रही हैं। तो सेंट्रल पॉइंट क्या हो गया? लेक। तो ये जलधाराएं एक केंद्र की ओर जा रही हैं, तो इसी को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ऐसे ही हम लोग जब इंडिया पढ़ेंगे तो वहां भी इन चीजों को देखेंगे। ये स्थिति हो गई। तो इस तरीके से इस मैदान के उत्तरी भाग में सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, जबकि दक्षिणी भाग में जब हम आते हैं तो जो यूएस के अंतर्गत है, बहुत ज्यादा दुनिया की फेमस ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ, मिसिसिपी एंड मिसूरी। और मिसिसिपी मिसूरी में अगर आप देखें तो जैसे लगता है ये जैसे लग रहा है कोई किसी पेड़ की ये शाखाएं हैं, और पेड़ की शाखाओं को डेंड्रॉन कहा जाता है। डेंड्रॉन। तो फिर अब डेंड्रॉन के आधार पर जो पैटर्न यहां बन गया, डेंड्राइटिक पैटर्न, किस भाग में? दक्षिणी भाग में, सदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन। यानी पादपाकार विन्यास है। लेकिन ये रिवर तंत्र है कौन सा? मिसिसिपी। मिसिसिपी एंड मिसूरी, ये सब आपको एटलस पर दिखाई देगा। और ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, नदी इधर बहती हुई जा रही है नॉर्थ से साउथ की ओर। हम लोग अपने नोट शीट पर आ जाएं तो जहां लिख रहे हैं वो क्या लिखा है? बृहत मैदान का दक्षिणी भाग, पहले उत्तरी भाग पर बात कंप्लीट हो जाए। कहां तक लिखा था? कनाडा में विनिपेग और ये सब स्थित हैं। दूसरा, बृहत मैदान के दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन,
यूएसए में स्थित हैं। सदर्न पार्ट of the Great Plain lies in USA। जो दक्षिणी भाग है इसका ढाल रफली उत्तर से दक्षिण की ओर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहद मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। The slope of southern part of Great Plain is from northwest to southeast, जिस पर मिसिसिपी मिसूरी नदी बहती है। मिसिसिपी मिसूरी नदी बहती है। Here, Mississippi Missouri drainage are running। ये हम लोग फिर मैप पर आ जाएं, जरा देख लें। अब हम दक्षिणी भाग में आ जाएं तो उत्तरी भाग तो कनाडा में था। अब दक्षिणी भाग में इस मैदान पर यही रिवर मिसिसिपी है। ये और इसके बाद अगर हम यहां आ जाएं तो ये रिवर प्लेट है। ये मिसूरी रिवर है, ये उसकी ये शाखाएं हैं। तो ये मिसूरी, ये मिसिसिपी, अब ये हो गई मिसिसिपी मिसूरी। और ये यहाँ साउथ में जाकर के ये गिर गई। अब हम इसकी अन्य सहायक नदियों को देखें तो ये जो रिवर है ये टेनेसी है, और इधर की ओर से ये जो रिवर चलती है ओहायो है। तो ये ओहायो और टेनेसी यहां मिल गए, ये मिसिसिपी और मिसूरी यहां मिल गए। इधर से एक और रिवर आती है रॉकी की ओर से, अरकानसास। एक और रिवर आती है, इट्स नेम इज द रेड रिवर। तो इस तरीके से ये पूरा एक संजाल बन गया, एक जाल सा बन जाता है। जो अब आपको विजुअल होगा, ये इसी को हम मिसिसिपी मिसूरी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं।
यानी मिसिसिपी में इधर पूर्व की ओर, यहाँ देखें तो इस ग्रेट प्लेन से पूर्व की ओर यानी मिशिगन झील के दक्षिण में और अलेघनी माउंटेन्स यानी कि अपलेशियन माउंटेन्स के पश्चिम में जो मैदान है उसी को हम सेंट्रल प्लेन कहते हैं। क्या कहेंगे? सेंट्रल प्लेन। और सेंट्रल प्लेन और ग्रेट प्लेन के बीच में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है ओजार्क प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? ओजार्क प्लेट्यू। हम लोग ये पूरी स्टडी किसके सहारे कर रहे हैं? एटलस के सहारे। दिस इज द सेंट्रल प्लेन, दिस इज ओजार्क प्लेट्यू एंड द ग्रेट प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट। संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य मैदान भी उपस्थित है। सेंट्रल प्लेन also lies in the USA ये भी है। तो ये प्लेन है कहाँ? सेंट्रल प्लेन, मध्य मैदान। मध्य मैदान महान झीलों, महान झीलें यहाँ कई हैं, 5 हैं। महान झीलों खासकर मिशिगन के दक्षिण में स्थित है। सेंट्रल प्लेन lies southward to the Lake Michigan तो मिशिगन क्या है? वन ऑफ द ग्रेट लेक्स। अब महान झीलें, ग्रेट लेक्स आपको हम कल पढ़ा चुके हैं। वन ऑफ द ग्रेट लेक्स। अब उधर से ग्रेट प्लेन रॉकी की ओर से, इधर से झीलों की ओर से द सेंट्रल प्लेन, बीच में एक पठार है जिसको बोलते हैं ओजार्क प्लेट्यू, वो इनको अलग करता है। ओजार्क पठार बृहत मैदान तथा मध्य मैदान के बीच स्थित है। यानी अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से बड़ा सा ये ग्रेट प्लेन है और यहाँ ये ओजार्क प्लेट्यू है। तो ये सीपी है सेंट्रल प्लेन और ये जीपी है ग्रेट प्लेन। बीच में ये जो कलर है ये क्या है?
दिस इज ओजार्क प्लेट्यू, ये ओजार्क पठार है। और इधर से ले आए तो ये जो रिवर आ रही होगी मिसिसिपी, और इधर से ये जो रिवर आ रही होगी वो मिसूरी, मिसिसिपी, और ये मिसूरी रिवर, दो नदी। यही सेंट्रल प्लेन के पास अब जो हमें शहर दिखाई देगा, जैसे हमने कहा मिसिसिपी बड़ी नदी है तो हम लोग कहते हैं चलो गंगा, इधर इसके गंगा के पश्चिम में यमुना, तो मिसिसिपी के पश्चिम में मिसूरी। और गंगा और यमुना जहां मिलती है वहां पर बहुत साधु संत पहुंचते हैं, संगम। और जब संत वहां पहुंचते हैं तो संतों को सेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट। तो यहाँ जो रेड कलर का पॉइंट हमने लगाया, यही जो शहर है यहाँ, यही है सेंट लुइस। तो मिसिसिपी मिसूरी के जहां संगम होता है, उस संगम पर जो शहर स्थित है उसका क्या नाम है? सेंट लुइस। अब आप लोग जरा मैप देख लें, ये रहा। यहां आ जाएं तो यही मिसिसिपी है और इधर से ये मिसूरी है। ये देखो मिसिसिपी, ये आ गई मिसूरी। दोनों जहां मिल रहे हैं तो इसी जगह पर ये है सेंट लुइस। दिख जाएगा, और बिग कर दें, ये देखो, यही मिसूरी रिवर है, इधर से ये मिसिसिपी रिवर है। दोनों नदियां जहां मिल रही हैं, फिर ये एक हो गई नदी, ऐसे चली। और ये जो सिटी है, दिस इज द सेंट लुइस। नाउ क्लियर? तो ग्रेट प्लेन में जो ढाल है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वो दक्षिण की ओर है, और इसमें जिसको हम ग्रेट प्लेन कहते हैं, तो इस मैदान का वो पश्चिमी भाग है। सेंट्रल प्लेन मध्य में आता है। स्वाभाविक है कि ये इतना बड़ा समतल मैदान भूभाग कई कृषि पेटियों में बटा होगा, जिसे हम लोग एग्रीकल्चर पर पढ़ेंगे। खासकर इसका ये जो भाग है सेंट्रल प्लेन, ये मक्का की खेती के लिए जाना जाता है, और इसे हार्ट बेल्ट ऑफ द यूएसए कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्न बेल्ट और द हार्ट बेल्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य मैदान। मक्का की खेती के लिए सेंट्रल प्लेन known for cornfields, कॉर्नफील्ड मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यही जो मक्का है, यहाँ पशु चारे के रूप में मक्के के दाने और ये सब, खासकर पिग्स के लिए, पिग्स यानी कि सुअरों के पालन के लिए। और यही पिग्स जो है मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित शहर, जिसे हम शिकागो कह रहे थे, और बताया था कि शिकागो में बहुत बड़े बूचड़ खाने हैं, बुचरी हाउसेस हैं, और मांस उद्योग वहाँ का एक प्रसिद्ध उद्योग है। वहाँ पर ये काटे जाते हैं, इनकी बशरिंग की जाती है, स्लॉटरिंग होती है। इसीलिए वहाँ पर बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस भी हैं। तो ठीक दक्षिण में अब ये मक्का की खेती होगी तो ट्रैक्टर और टूल की जरूरत होगी। तो वहीं अगर हम मिशिगन झील के दक्षिणी किनारे पर जहां शिकागो शहर मिलता है, वहां हमें गैरी जगह दिखाई देगी, गैरी। और जो गैरी है, तो गैरी में आयरन स्टील से
अब ये ट्रैक्टर, टूल्स और अदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। अगर हमें जरूरत महसूस हो, थोड़ा सा पता लगे मैदान है, हम लोग यूपी में यहाँ रहते भी हैं, तो यूपी के हिसाब से फर्टाइल प्लेन खेती बाड़ी होगी, तो थोड़ा सा गैस करें तो इन चीजों को समझ सकते हैं। तो मध्य मैदान मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो सेंट्रल प्लेन इज नोन फॉर द कॉर्नफील्ड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ड बेल्ट ऑफ द यूएसए। मक्का पेटी को संयुक्त राज्य अमेरिका की हृदय पेटी कहा जाता है। द कॉर्न बेल्ट ऑफ द यूएसए is known as heart belt because it is surrounded by various crop fields in all directions. क्योंकि यह मक्का पेटी विविध फसलों द्वारा, विविध फसल पेटियों द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है। क्योंकि यह मक्का पेटी विविध फसल पेटियों द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है। तो अब इसके एक और व्हीट बेल्ट होगा नॉर्थ और वेस्ट में, पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न साइड। साउथ वेस्ट में इसके कॉटन है, जस्ट वेस्ट पार्ट इसके जो है वो टोबैको है, साउथ की ओर इसमें शुगर केन और राइस हैं, और इसके पूर्व की ओर पशुओं के चारागाह हैं, हे एंड ग्रेजिंग फील्ड है। यानी अगर इसे हम ऐसे दिखाएं, एक रफ मैप बना लें, तो याद रहेगा कि ये मक्का पेटी हो गया। तो इसकी ओर अगर हम जाएं तो यहाँ पशुओं के चारे के लिए ये जगह है, ये तो कॉर्न बेल्ट हो गया सीबी। तो यहाँ पर चारागाह होंगे, हे एंड पशु चारा उगाया जाएगा और साथ में पशुओं को चराया जाएगा, हे एंड ग्रेजिंग बेल्ट हो जाएगी। इधर हम ऐसे इधर चले जाएं इसके, तो यहाँ व्हीट होगा, और अगर हम इसके इधर आ जाएं तो यहाँ टोबैको है, और इधर चले जाएं तो कॉटन है, साउथ में इसके आ जाएं तो यहाँ शुगर केन और राइस हैं। तो ये बेल्ट जो है कॉर्न वाली बीचों बीच है। तो अन्य फसल पेटियां इसके चारों ओर हो गई, पशु चारा एवं चारागाह बेल्ट है ये। इधर गेहूं पेटी है, ये कॉटन कपास की पेटी है, ये टोबैको तंबाकू की पेटी है, ये गन्ना पेटी है, तो ये चावल पेटी है।
तो इस तरीके से ये जो बेल्ट है ये बीचों बीच है, और इसी बीचों बीच बेल्ट को ही हार्ट बेल्ट कहा जाता है। दिस इज द हार्ट बेल्ट ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड्स इन द यूएसए। ये ग्रेट प्लेन में है। और इस पर कौन सा अपवाह तंत्र है? तो मुख्य अपवाह तंत्र इस पर मिसिसिपी मिसूरी है। और मिसिसिपी मिसूरी की नदियां, तो ये नदी आ रही है कौन? मिसिसिपी। इधर से आती है ये मिसूरी, ये चलती है अरकानसास, इधर से आती है ये ओहायो, और साउथ से आती है ये टेनेसी। यहां रहती है रेड रिवर। इस तरीके से ये नदी मिसिसिपी मिसूरी दक्षिण की ओर बहती जाती है। यहां से चली, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है, और साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये पक्षी के पैर पंजे जैसा डेल्टा बनाती हुई गिरती है, जिसे हम बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं। तो मिसिसिपी मिसूरी किस तरह का डेल्टा बनाती है? बर्ड फुट डेल्टा। अब हम लोग मैप पर आते हैं। तो यहाँ पॉलिटिकल मैप पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो रिवर चल रही है मिसिसिपी, और इधर से ये जो रिवर है मिसूरी, सेंट लुइस में आके ये मिसूरी की सहायक नदी है प्लेट। अब दोनों रिवर जब यहां से मिल गई तो ये एक बड़ी सी नदी बन गई मिसिसिपी मिसूरी, जाके ये इस गल्फ में गिर गई। यहां से हमने आपको जो रिवर दूसरी दिखाई है ये अरकानसास, और ये रिवर रेड, ये टेनेसी, दिस इज ओहायो। देखा जाए तो यूएसए में ये एक पेड़ जैसी आकृति बन रही है, अब आप लोग देख सकते हैं। तो मिसिसिपी मिसूरी के जो मुख्य नदी और जो सहायक नदियां हैं मिलकर के एक ऐसी आकृति बनाती हैं जो पेड़ यानी पादप जैसी हैं, इसीलिए ये पादपाकार विन्यास है। या इसे हम डेंड्राइटिक पैटर्न कहते हैं। ये सिस्टम है। चलिए, तो हम लोगों ने तो बिल्कुल दक्षिण में इस ग्रेट प्लेन के क्या है, मिसिसिपी मिसूरी का डेल्टा, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। लिख लेते हैं नोट्स पर। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैदानों पर मिसिसिपी मिसूरी अपवाह तंत्र प्रवाहित होता है मिसिसिपी मिसूरी ड्रेनेज सिस्टम
flows oblique drains the plains of the USA। तो ये किस प्रकार का है? अभी आप लोगों ने मैप पर इन नदियों को जोड़ करके जो आकृति उभरी बनी थी वो क्या थी? वो एक पादप जैसी थी, पेड़ जैसी थी। द पैटर्न ऑफ मिसिसिपी, मिसूरी, अपवाह का, अपवाह मतलब नदियों का विन्यास पादपाकार है। The pattern of Mississippi, Missouri is dendritic pattern। ये डेंड्राइटिक पैटर्न है, पेड़ की शाखाओं जैसा है, पादपाकार है, जैसे पेड़ होता है ये। फिर ये एक शाखा है, फिर ये एक शाखा है, ऐसे। तो इस तरीके से जब नदियां मिलती हैं तो जैसे लगता है कोई एक कॉपी पर या उस पर हमने इसको स्केच किया तो लगता है कोई पेड़ है। ये इसका तना हो गया और ये इसकी शाखाएं हो गई, ऐसे। तो ऐसे पैटर्न को ही हम लोग डेंड्राइटिक पैटर्न कहते हैं। मान लो हमने कहा ये मुख्य नदी है, तो फिर ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से मुख्य और सहायक नदियां को अगर हम किसी कागज पर उकेरें, बनाएं, तो जो आकृति उभर कर बन जाए किसी इलाके में, उसी आकृति को हम पैटर्न कहते हैं। क्लियर? देन तो हम लोगों ने डेंड्राइटिक पैटर्न और इसको भी पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड जितने ग्रेट प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पढ़ डाले हैं। इसे हम लोगों ने देखा है कि जो ग्रेट प्लेन है वो दो देशों में बटा हुआ है, कनाडा और यूएस में। और ग्रेट प्लेन के इधर पूर्व की ओर एक हिस्सा है जिसे हम सेंट्रल प्लेन कहते हैं, और ग्रेट प्लेन को बांटने वाली जो रेखा है वो 49 डिग्री पैरेलल है। और यहाँ ग्रेट प्लेन का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, और इसके अंत में यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर के ग्रेट प्लेन की नदियां गिर जाती हैं यूएस में। नाउ तो हम लोगों ने अब ग्रेट प्लेन भी पढ़ लिया, तो एक शब्द और सीख रहे थे, कॉर्डिलेरा। तो पर्वत श्रेणियों को यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में कॉर्डिलेरा कहते हैं। तो यहाँ हमें दो कॉर्डिलेरा दिखाई देते हैं। एक पश्चिम में है कॉर्डिलेरा, ये इधर पहाड़ियां हैं, एक ये है। तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, और इसको पढ़ते हैं ईस्टर्न कॉर्डिलेरा। ईस्टर्न कॉर्डिलेरा में जो मुख्य पर्वत श्रेणी है वो अपलेशियन है। अभी इतना ही यहां पर देखें, अपलेशियन है। और यहाँ जो मुख्य पर्वत श्रेणी है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में वो रॉकी है।
तो आप रॉकी और अपलेशियन के नाम से जानते हैं। अपलेशियन जहां अरावली की तरह एक बूढ़ा पर्वत है, तो रॉकी हिमालय की तरह एक तरुण यानी युवा पर्वत है। और इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ये मैदानी क्षेत्र हैं, और इस मैदानी क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र का वह भाग जो रॉकी के किनारे किनारे है, उसे हम ग्रेट प्लेन कहते हैं। और जो इधर अपलेशियन के ओर है, ये बीचों बीच में है, तो इसे हम सेंट्रल प्लेन कहते हैं। तो दीज आर द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। अब बात आ जाती है द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी कॉर्डिलेरा, जिसे हम डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, आज नहीं करेंगे। पर्वत वाले चैप्टर पर तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी कॉर्डिलेरा, अब ये पश्चिम में है तो ये नाम हो गया इसका। कुछ नहीं लिखना है, आगे लिख देंगे रॉकी एंड अदर्स, इतना बहुत है। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा वगैरह का हम आपको मतलब भी समझा चुके हैं। ये रॉकी, देन ईस्टर्न कॉर्डिलेरा, पूर्वी कॉर्डिलेरा, इसे अपलेशियन कह देंगे। अपलेशियन पहाड़ियां, इससे याद रहेगा। तो जो चीजें किसी चैप्टर में ज्यादा कवर हो गई हैं, उनको यहां पर थोड़ा इंट्रोडक्टरी कह के निकल जाते हैं। अपलेशियन माउंटेन्स ये है। अब इनके बाद अब जो हमारे पास बचा, वो बचते हैं द कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के तट। अब एक कंसेप्ट हमने आपको बताया था कि अगर तटों को देखा जाए तो जहां पर तट के पास पर्वत वगैरह होते हैं, तो वहां पर ढाल बहुत तीव्र होते हैं, तो अवसाद कम मात्रा में ही जमा हो पाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के जो तट हैं वो सकरे हैं। लिख लें, उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट सकरे हैं। क्यों सकरे हैं? क्योंकि तटों पर पठार या पर्वत उपस्थित है। The coasts of North America are narrower because of the presence of plateaus and mountains along the coast। तो तटों पर पर्वत वगैरह हो, अगर पठार हैं, तो स्थिति ये हो जाएगी कि स्लोप स्टीपर होंगे और
स्टीपर स्लोप से जो ढाल वगैरह होते हैं, ये सागर है इधर, तो तीव्र ढाल के कारण यहाँ नदियां अपने अवसाद यानी सेडिमेंट बहुत कम मात्रा में जमा कर पाती है। तो दीज आर व्हाट द माउंटेन्स। तो पर्वत या पठार होने से जो तट होते हैं वो सकरे रहते हैं, नैरो कोस्ट। ये स्थिति है। अगर हम ये कह दें कि अगर यहीं पर ये सागर है, और मैदान है अगर यहाँ, ये पानी भरा हुआ है सागर का, तो अगर यहाँ कोई प्लेन वगैरह है तो तट काफी चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में नदियां अधिक चौड़ाई में सेडिमेंट डिपॉजिट कर लेती है ज्यादा दूर तक। तो अगर मैदान वगैरह हैं तो थोड़े ब्रॉड कोस्ट मिलते हैं हमें। तो ब्रॉड कोस्ट हो जाता है अगर यहाँ पर क्या है, मैदान है, चौड़े तट हो जाते हैं। और अगर पहाड़ वगैरह हैं तो सकरे तट हो जाते हैं। अगर हम मैप देख लें तो यहाँ पहुंचे तो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ ये पर्वत वगैरह हैं तो ये तट जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये सकरा है, नैरो है, नैरो कोस्ट है। यहाँ भी पहाड़ियां हैं तो बहुत ही नैरो कोस्ट हैं। लेकिन यहाँ ऊपर ये प्लेन है तो ये जो कोस्ट है ये ब्रॉड है। तो ब्रॉड या चौड़े तट हमें वहां दिख जाते हैं जहां पर तटों से पर्वत या पहाड़ियां दूर होते हैं। अगर पर्वत या पहाड़ियां समुद्र तटों के पास हैं तो फिर हमें तट सकरे दिखाई देते हैं। तो अधिकांश क्षेत्रों में जो नॉर्थ अमेरिका है उसके तट, अगर हम इसके पूर्वी तट पर जाएं तो भी नैरो मिलते हैं, पश्चिमी पर जाएं तो नैरो मिलते हैं। सिर्फ दक्षिण में ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ के जो तट हैं वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ही वही थोड़े हमें एक्सटेंसिव यानी चौड़े दिखाई पड़ते हैं। अब हम इस कॉन्टिनेंट के जरा उत्तर की ओर पहुंचते हैं। तो उत्तर की ओर भी ये हाईलैंड्स के कलर हैं, द्वीप वगैरह हैं। यहाँ भी कोस्ट बहुत कैसे हैं, नैरो है। दूसरा उत्तर में हमने आपको एक चीज मार्क करवाई थी कि यहाँ आर्कटिक सर्किल है और इसके बाद यहाँ नॉर्थ पोलर रीजन, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, एनपीआर। और पोलर रीजन है, अक्षांश वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ बर्फ बहुत होगी। तो यहाँ के जो कटे फटे तट होंगे और इन कटे फटे तटों को हम फियोर्ड्स कहते हैं, FIRDS। क्या बोलेंगे, फियोर्ड कहते हैं। तो एक यहाँ आ जाएं हम लोग जरा इस भूभाग पर। तो ये पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ ऊंचे हैं और अक्षांश वैल्यू भी ज्यादा है। तो सकरे तट हैं, ऊपर बर्फ है, बर्फ गिरती है तो कटते हैं। तो यहाँ भी हमें फियोर्ड्स मिलते हैं, FIORDS। यानी हमारा अब कंटेंट क्या बना कि अधिकांश तट हमने कैसे लिखाए हैं, सकरे हैं, लिख लें। महाद्वीप का दक्षिणी तट अपेक्षाकृत
चौड़ा है southern coast of North America is relatively broader than other coast of the continent. Other coast of the continent. तो महाद्वीप का दक्षिणी तट अपेक्षाकृत चौड़ा है, यानी अन्य तटों के ये अधिक चौड़ा है, क्योंकि इस तट के उत्तर में मैदान है। लिख ले, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको के उत्तर में मैदान स्थित है। तो वाई द सदर्न कोस्ट इज रिलेटिवली ब्रॉडर, दक्षिणी तट अधिक क्यों चौड़ा है, कारण क्या है? बिकॉज Great Plains or the plains are located northward to the Gulf of Mexico. तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के उत्तर में, कहने का मतलब क्या हुआ? अब हम थोड़ा यहाँ मैप को ड्रॉ करते हैं, इजी कर दें इसको। ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये यहाँ पर ये सदर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया। तो यहाँ अगर हम जाते हैं तो हमें पहाड़ियां मिलती हैं, अपलेसियन है, यहाँ ब्लू रिज है। तो ये जो कोस्ट होंगे यहाँ पर बहुत ही नैरो कोस्ट लाइन होगी। ये यहाँ आ जाएं अगर इस ओर, तो यहाँ भी ये पर्वत श्रेणियां हैं किनारे किनारे। तो यहाँ भी जो कोस्ट होंगे वो बहुत ही नैरो कोस्ट होंगे। लेकिन हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हम लोगों ने ग्रेट प्लेन, सेंट्रल प्लेन, अभी ये सब पढ़ रखे हैं। तो जब यहाँ मैदान है तो फिर अब हमें यहाँ चौड़े तट दिखाई देंगे। ये हो गया। और फिर जैसे ही ये रही कौन सी खाड़ी, तो यही खाड़ी कही जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको वगैरह। यहाँ भी सियरा माद्रे पर्वत हैं, तो जब पहाड़ होंगे तो यहाँ भी कोस्ट कैसे हो जाएंगे? ये नैरो हो जाएंगे, और ये सभी एक्सटेंसिव कोस्ट हो जाएंगे, बड़े विस्तृत कोस्ट हो जाएंगे। तो विस्तृत कोस्ट हमें नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको के किनारे मिलते हैं, क्योंकि इसके ठीक उत्तर में क्या है? ग्रेट प्लेन है, मैदान है। ये इतने से
अब आप इसको क्लियर कर लिए होंगे, समझ गया है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कोस्ट पर जो नैरो हैं। तो जो उत्तरी तट है वो, तो उत्तरी भाग जो नॉर्थ अमेरिका का है वो काफी ठंडा है। तो दिस पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज सीवियरली कोल्ड। ये सभी ठंडे भाग हैं नॉर्थ अमेरिका के। तो यहाँ जो कुछ भी मॉइस्चर वगैरह होगा वो भी काफी जमा हुआ होगा। और ये जो लाइन गुजरती है वो क्या है, आर्कटिक सर्किल है। और यहाँ भी ये रॉकी उपस्थित हैं, ये कोस्टल रेंज है। तो इस पर भी हमें आइस या स्नो मिलेगी। यानी यहाँ जो पर्पल कलर हम दिखा रहे हैं ये सभी आइस और स्नो अफेक्टेड रीजन है। इसलिए जो नॉर्दर्न कोस्ट लाइन है, यानी उत्तरी अमेरिका में अगर हम कह दें ये 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की ओर जितने तट हैं उन सब पर हमें क्या मिलता है, फियोर्ड मिलते हैं। ये मिलते हैं फियोर्ड तटों पर, समुद्र तटों पर, बीच में लैंड पर नहीं। तो जो मोस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नैरो एक्सेप्ट द सदर्न कोस्ट। अगला लिख लें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी तट पूर्वी तट, पश्चिमी तट, सकरे हैं। नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर नैरो। आप लोग जानते हैं नैरो क्यों है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्योंकि क्या है, यहाँ पर पर्वत या पठार उपस्थित हैं, हाईलैंड्स हैं। लेकिन जो उत्तरी तट है वो अतिशीतित प्रदेश यानी कि फ्रीजेड जोन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो भी मॉइस्चर है वो बर्फ में बदला रहता है। उत्तरी तट हिमानियों के कारण बर्फ है, तो बर्फ सरकेगी, मूव करेगी तो ग्लेशियर यानी हिमानियां बन जाती हैं। उत्तरी तट हिमानियों के कारण अत्यधिक कटा फटा है। जिसे फियोर्ड तट कहा जाता है। तो इसे फियोर्ड तट कहते हैं। अत्यधिक कटा फटा है जिसे फियोर्ड तट कहा जाता है। नॉर्दर्न कोस्ट
of North America is highly eroded and dissected by the glaciers. It is known as fjords. इसे fjord coast कहते हैं. It is known as fjord coast. ये है. अब इसके अलावा अगर हम कनाडा के पश्चिमी तट को भी देखें तो वह भी fjord युक्त है. कनाडा का पश्चिमी तट भी fjord युक्त है. यहां भी fjord मिलते हैं. The western coast of Canada is also fjord coast. तो ये भी fjord कोस्ट है, ये भी fjord तट है. क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां से लाइन बना दें तो दिस इज द 49 डिग्री पैरेलल. लोगों को पता है ये कंट्री कौन सा हो गया, कनाडा. यहां अगर लाइन हम ऐसे खींच दें तो ये अलास्का है. और अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का. यहां जाते हैं, ये भी ये यूएसए का मेन फील्ड है, मुख्य क्षेत्र है. चलिए इतना बहुत है. यहां पर रॉकी हैं ये रॉकी रेंजेस जो रन करते हैं. यहां पर ये कोस्टल रेंज है, ये कैस्केड रेंज है, सियरा नेवादा है, सियरा माद्रे हैं. ऐसे पर्वत पहाड़ पर वैसे भी ठंडक होती है. और अगर ये 49 डिग्री है, कितने डिग्री पैरेलल? 49. तो तय है कि ये 50 डिग्री होगा, तो यहाँ 60 डिग्री होगा, तो फिर यहाँ 66 होंगे, यानी आर्कटिक सर्किल होगा. यानी अक्षांश के हिसाब से भी अगर हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं तो ठंडक बढ़ती है. और पहाड़ियां ऊंची हैं तो यहाँ भी आइस होगी, यानी बर्फ होगी, जिसे हम यहाँ ग्रीन कलर से दिखा दे रहे हैं. यहाँ भी ये सब आइस होगी. अगर मॉइस्चर है तो आइस होगी. अब सिनेरियो क्या बन जाएगा? वो ये होगा, यहां सागर है, ये पर्वत हैं, इन सब पर हम लोग यहाँ ब्लू वाटर दिखा दें. ये कोस्ट लाइन है, ये सभी इधर माउंटेन्स हैं.
अगर अब इन माउंटेन्स पर स्नोफॉल होता है या जो भी मॉइस्चर है वो ये ग्रीन कैप लगा दी हमने। अब ये ग्रीन कैप्स यानी कि कहना चाहिए आइस कैप्स हैं ये। अब आइस कैप से अगर ये ग्लेशियर्स काटते हुए नीचे आएंगे तो ये कोस्ट लाइन कट जाएगी और ये ग्लेशियर्स के द्वारा जो कटी फटी कोस्ट लाइन होती है उसी को हम लोग फियोर्ड कोस्ट लाइन कहते हैं। तो ये हो गए फियोर्ड्स। तो फियोर्ड क्या होंगे? जहां जहां ग्लेशियर हैं वो ऐसे काटते हुए चले जाएं। हाईली इंडेंटेड कोस्ट लाइन। अब ये इंडेंटेशन किसने किया है? दिस इंडेंटेशन हैज बीन मेड बाय द ग्लेशियर्स। तो हिमानियों ने ये कर दिया है ऊपर से उतरती हुई, और इन्हीं को हम लोग फियोर्ड्स बोलते हैं। अब फियोर्ड होते क्या हैं? अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि व्हाट आर द फियोर्ड। फियोर्ड क्या है? FIORDS। द कोस्टल valleys carved by the glaciers and occupied by सी वाटर। तो जब ग्लेशियर इस तट पर गिरे, उन्होंने ये गड्ढे बनाए, तो गड्ढे तो बन गए लेकिन गड्ढों में पानी किसका आ गया? सी का आ गया। द कोस्टल वैलीज कार्व्ड बाय द ग्लेशियर्स एंड ऑक्युपाइड बाय द सी वाटर नोन एज फियोर्ड। ये फियोर्ड हैं, ये फियोर्ड की परिभाषा है। तो हमने आपको फियोर्ड्स क्या बताए। तो फियोर्ड क्या होते हैं? तटीय घाटियां जिन्हें हिमानियों ने बनाया। खोदा किसने? हिमानियों ने। हिमानियों ने बनाया, किंतु सागरीय जल, अब तट पर है तो सागर हो गई किनारे, सागरीय जल ने अधिग्रहित कर लिया, कब्जा सागर का हो गया, अधिग्रहित कर लिया। तो अगर सागरीय जल अधिग्रहित कर ले, और मेहनत किसने की थी? ग्लेशियर्स ने, तो ऐसी घाटियों को हम फियोर्ड कहते हैं। तो कनाडा के हमें उत्तरी तट पर भी फियोर्ड मिलते हैं, पश्चिमी तट पर भी फियोर्ड मिलते हैं। यानी पूरे दुनिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन अगर फियोर्ड कोस्ट लाइन है तो किसके पास है? कनाडा के पास है। और वैसे भी कनाडा दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और सबसे लंबी फियोर्ड्स लाइन भी है। लिख लें, कनाडा the country which has longest coastline and longest
फ्योर्ड लाइन, कोस्ट पर इसके फ्योर्ड बहुत है। फ्योर्ड लाइन इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा तथा फियोर्ड रेखा कनाडा देश की है। ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने इम्पोर्टेंट फीचर्स थे नॉर्थ अमेरिका के वो सभी डिस्कस कर लिए। अब जो नॉर्थ अमेरिका है वो नैरो होता हुआ एक स्थमस यानी कि पनामा स्थमस के द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। नाउ कम टू द साउथ अमेरिका। तो अब आप लोग अपने मैप बदलने शुरू कर देंगे। प्लस पर अब आप नॉर्थ अमेरिका के बजाय साउथ अमेरिका की ओर चलें। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इट इज एक्चुअली द सदर्न पार्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ये हो गया साउथ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका इज कनेक्टेड टू बाय द नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड पनामा स्थमस टू द नॉर्थ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका एक सकरी भूमि के द्वारा उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इस सकरी भूमि को हम पनामा स्थल डमरू मध्य कहते हैं। अब यहां अगर हम देखें तो अटलांटिक का ही विस्तार है और सी को कैरिबियन सी कहा जाता है। इसलिए इसमें स्थित आइलैंड्स को कैरिबियन आइलैंड एंड वेरी लार्ज ओशन, और इधर एक बड़ा महासागर है अटलांटिक ओशन। और ये जैसे नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में पैसिफिक था, वैसे ही साउथ अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। वहां पश्चिम में पश्चिमी कॉर्डिलेरा था, तो इस महाद्वीप के यहाँ पश्चिमी भाग में एंडीज कॉर्डिलेरा है। दिस इज द एंडीज कॉर्डिलेरा। ये पहाड़ियां हैं जो इसके किस भाग में उपस्थित हैं? वेस्टर्न पार्ट में। बाकी इन अधिकांश भागों में पठारों की प्रधानता है। प्लेट्यूज काफी अधिक है और इन सभी पर मॉइस्चर यानी जल की भी अधिकता है। नदियां, इन सब की भी बात हम लोग करेंगे।
Amazon drainage system. This one is the Parana Plata drainage system and other minor drainage system. तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो खास जो भौगोलिक आकृतियां या विशेषताएं हैं, तो वो है एंडीज कॉर्डिलेरा, हाईलैंड्स और द प्लेट्यूज, ड्रेनेज सिस्टम एंड ग्रासलैंड्स. लिख लें साउथ अमेरिका. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप नई दुनिया का दक्षिणी भाग है. जो पनामा स्थल डमरू मध्य द्वारा उत्तरी अमेरिका, महाद्वीप से जुड़ा हुआ है. पहले ही बता चुके हैं, हर कॉन्टिनेंट एक दूसरे कॉन्टिनेंट से जुड़ा होता है, एक्सेप्ट द ऑस्ट्रेलिया. हमेशा एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से जुड़ा होता है. अपवाद में कौन है? ऑस्ट्रेलिया. तो ये पनामा स्थल डमरू मध्य द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, जिसे हमने आपको दिखाया था. ये रहा पनामा स्थमस. इधर ये सभी क्या है? नॉर्थ अमेरिकन लैंड है. तो ये लगातार दक्षिणी ध्रुव की ओर सकरा होता चला जाता है. ये बाद में लिखेंगे. तो साउथ अमेरिका is southern part of New World that is connected to the North America by Panama Isthmus. तो पनामा इस्थमस से ये जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका से. This continent becomes narrower towards the south, or means the southern pole. ये महाद्वीप दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है. The continent becomes narrower towards the south. The important geographical features of the continent are as follows.
इस महाद्वीप की महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट, नंबर 1, Andes Cordillera. Second, plateaus and highland. पठार एवं उच्च भूमियां, ये पढ़ना है। तीसरी जो यहाँ भौगोलिक विशेषता है, जैसे वहाँ ड्रेनेज सिस्टम मिसिसिपी मिसूरी पढ़ा था, यहाँ अमेजन और पराना प्लाटा पढ़ेंगे। तो प्लेट्यूज एंड हाईलैंड्स के बाद ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, मुख्य अपवाह। तो मुख्य अपवाह में अमेजन बेसिन एंड पराना प्लाटा। अमेजन बेसिन या द्रोणी, पराना प्लाटा, द्रोणी, ये नदियां हो गई यहाँ की। तो बेसिन्स ऑफ अमेज़न, पराना एंड प्लाटा। Parana Plateau. Next, grasslands. This continent is also known as the continent of the grassland. घास भूमियां, grasslands. These are the 4 big topics in the South America, and we will start these topics in tomorrow. हम लोग कल इसे शुरू करेंगे। For today it is over. आज के लिए इतना काफी।